दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के दिनेश, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई, आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है विकास एवं लैंगिक भेदभाव या असमानता। यह विषय हम भारत के विशेष संदर्भ में करेंगे। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले इन दोनों अवधारणाओं लैंगिक असमानता यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एवं डेवलपमेंट विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें। न केवल हम विकास की अवधारणा बल्कि हम इसके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ जो जेंडर इनइक्वालिटी है यानी जो लैंगिक असमानता है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सामाजिक विभाजन समाज में विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक आधारों पर किया जाता है। वे चाहे जाति हो या वर्ग हो या व्यवसाय हो या शिक्षा हो या आर्थिक और राजनीतिक शक्ति हो और या फिर लिंग हो। जब हम सेक्स शब्द का उपयोग करते हैं तो यह हमारे जैविकी परिस्थिति को दर्शाता है और जब हम इसे जेंडर कहते हैं तो ये हमारी सामाजिक परिस्थिति को दर्शाता है। जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल। दोस्तों जब हम लैंगिक भेदभाव या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करते हैं तो इसका बड़ा सरल अर्थ यह है कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन ए पर्सन्स जेंडर और सेक्स which more often affects girls and women। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव वो व्यक्ति के जेंडर यानी लैंगिक आधार पर होता है और वो खासकर महिलाओं के विरुद्ध जो भेदभाव होता है तो हम इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण मेल की अपेक्षा यानी पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को जो सामाजिक और आर्थिक अवसर जैसे कि शिक्षा, कैरियर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, इकोनॉमिक एडवांसमेंट, हेल्थ आदि जो क्षेत्र में है ये अवसर जब उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ मेल तो यह एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो महिलाओं की जनसंख्या है वो करीबन आधा कुल जो जनसंख्या है उसकी आधा यानी करीबन जो है 48% है और भारतीय महिला जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का 7.8% है। यानी कि जो महिलाओं की जो भारतीय महिलाओं की जो जनसंख्या है वह मायने रखती है और यदि हम विकास में इनकी सहभागिता न रखें तो किसी भी देश या राज्य का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि हम जो सामाजिक और आर्थिक अवसर पुरुषों को प्राप्त होते हैं न केवल भारत में बल्कि विश्व के समाजों में वो अवसर महिलाओं को भी प्राप्त हो जिससे कि सारे समाजों की प्रगति हो सके। आइए दोस्तों हम विकास क्या है, विकास को हम कैसे परिभाषित करेंगे।
social development is the process of social change that are designed to improve the living standard of a society. यानी इसमें तीन चीज़ें हम प्रमुख रूप से जो फोकस करेंगे. फर्स्ट इज इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, यानी यह सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है. दूसरा, दैट आर डिज़ाइन टू इम्प्रूव, यानी डिज़ाइन का मतलब है कि जो भी विकास होता है यह मानव द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है. जो भी मानव निर्मित संस्थाओं के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है. इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ए सोसाइटी, यानी समाज के जो सदस्य हैं उनका जीवन स्तर को उठाने का मुख्य उद्देश्य रहता है. अब जो किस तरह का डेवलपमेंट हो, इसके डायमेंशंस पे हम आते हैं कि किन किन तरीके से जो है विकास, मानव का विकास हो. तो इसमें सबसे जो पहला जो वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे कि हम आज के समाज में ज़्यादातर यदि हम विकास की बात करते हैं तो एक ही बात लोगों के दिमाग में सामान्य रूप से आती है, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है आर्थिक विकास. दोस्तों, औद्योगिकरण के विस्तारीकरण और 20वीं शताब्दी में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिस तरह से तेजी हुई वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, और जो विकासशील देश और जो अविकसित देश हैं, इन्होंने भी अपना रोल मॉडल जो है वो पश्चिमी देशों को समझा. पश्चिमी देश का अर्थ यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका. इन दोनों की जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था को हमने जो है अपनाया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से ये विस्तृत हुई. तो एक तरह से जो विकास का अर्थ जो है वो हम आर्थिक विकास से लगाते हैं, मगर बाद में उस समाज वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक विकास से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विकास होना चाहिए वो है मानवीय विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास यदि हम किसी से भी पूछे तो सामान्य भाषा में लोग ये कहते हैं कि किसी भी देश का जो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ये ज़्यादा होनी चाहिए, तब देश जो है वो विकसित माना जाएगा. और दूसरा ये है कि उस देश की जीडीपी ये भी हाई हो तो वो जो है विकसित माना जाएगा. और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब मानवीय विकास. मानवीय विकास जो है ये आर्थिक विकास से डिफरेंट है. देखिए, आर्थिक विकास तो मानव समाज ही करता है, मगर समाज में रहने वाले सदस्यों की क्षमताओं का जब तक हम संवर्धन ना करें तब तक आर्थिक विकास जो है वो मायने नहीं रखता है. तो बाद में यह सारे समाज में यह लोगों को लगा कि भाई मानवीय विकास भी होना चाहिए. तो मानवीय विकास के लिए जो प्रमुख रूप से जो समाज वैज्ञानिक है उसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन, उन्होंने भी इंडिया टुवर्ड्स डेवलपमेंट नाम की पुस्तक में भी इसका विश्लेषण किया है. और उन्होंने यह कहा है कि कोई भी राज्य या देश तब तक विकसित नहीं समझा जाएगा जब तक कि वहाँ की जनसंख्या के मानवीय संवर्धन में वृद्धि ना हो. मानवीय जो क्षमताएं हैं उसके संवर्धन में वृद्धि ना हो. मानवीय क्षमताओं का क्या मतलब हुआ? मानवीय क्षमताओं का मतलब होता है कि एक तो सबसे पहला जो उसका हुआ है वो है शिक्षा, एजुकेशन, और दूसरा जो है वो प्रमुख है वो है हेल्थ. ये तो सबसे प्रमुख है, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि यदि व्यक्ति शिक्षित होगा और स्वस्थ होगा तो वो कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है उसके कारण.
इसके अलावा जीवन स्तर में वृद्धि और बाकी सारी चीज़ें जो है उन्होंने इसमें इंक्लूड किया। इसको समझाने के लिए उन्होंने जो है भारत, चीन, उत्तर प्रदेश और केरल यानी भारत और चीन जो है दो देशों को, और उत्तर प्रदेश और केरल दो राज्यों, ये क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा है और केरल जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, और चाइना, भारत, उत्तर प्रदेश और केरल इन चारों को राज्य जो चारों जो देश और राज्य को, दो राज्य और दो देशों को लेकर उन्होंने विभिन्न चरों, विभिन्न वेरिएबल्स के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की कि मानवीय विकास कितना महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने यह पाया कि यदि वेरिएबल्स जैसे शिक्षा है, लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट में केरल जो है औसतन भारत, चीन, उत्तर प्रदेश से भी औसतन जो शिक्षा दर है, साक्षरता दर है, वहाँ ज़्यादा है। वैसे ही जन्म दर और मृत्यु दर, इसमें भी जन्म दर में भी जो है जो सेक्स रेशियो है, जो लिंग अनुपात है, यह भी इन तीनों से बेहतर स्थिति में है। वैसे ही मृत्यु दर भी इन तीनों से बहुत कम है। वैसे ही स्वास्थ्य सुविधाएं जो है यह औसतन जो है ये बाकी तीनों की अपेक्षा औसतन बहुत ही बेहतर स्थिति में है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम मानवीय क्षमताओं का यदि संवर्धन करें तो कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, यह विकसित ही होगा। यही कारण है कि केरल में जो लिंग अनुपात है, महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर है, साक्षरता दर भी बहुत अच्छा है और मोर्टालिटी रेट जो मृत्यु दर है वो भी वहाँ काफ़ी कम है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। फिर जो दूसरे जो डायमेंशंस हैं वो डेवलपमेंट के उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया, टेरिटरी डेवलपमेंट बताया। टेरिटरी डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम अपने पर्यावरण को और संसाधनों को कम उपयोग करते हुए, यानी पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाते हुए और संसाधनों का मिनिमम यानी कम मात्रा में उपभोग करते हुए हम विकास करें, सभी वर्गों का विकास करें, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी यह लाभ मिले। टेरिटरी डेवलपमेंट का मतलब होता है क्षेत्रीय आधार पर, जैसे कि हम कहते हैं कि अर्बन है और रूरल है, इन क्षेत्रों की जनजाति जो ट्राइबल है, समाज समुदाय है, इनके लोगों का भी जो है विकास जो है बराबर, क्योंकि अर्बन, रूरल और ट्राइबल यदि हम ये देखते हैं तो तीनों की संस्कृति और विशेषताएं बिल्कुल अलग तरह की होती हैं, इनकी समस्याएं भी अलग तरह की होती है। तो विकास किस आधार पर हो, तो वो सबसे पहले तो वही कि उनकी किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की आवश्यकताएं हैं, इन सब पे जो है हम योजनाबद्ध तरीके से जो है वहाँ का विकास कर सकेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे आते हैं कि आप किस तरह से लैंगिक जो भेदभाव है ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में, तो इसको सबसे पहले जो हम इस पे जब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो है अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, इन्होंने जो है जो इनइक्वालिटी है, यानी जो असमानता है, खासकर महिलाओं के प्रति जो असमानता, इसके उन्होंने 7 प्रकार बताए प्रमुख रूप से। जो सबसे पहला जो इनइक्वालिटी या असमानता, वो उसका प्रकार बताया है, वो है मोर्टालिटी इनइक्वालिटी। मोर्टालिटी इनइक्वालिटी का मतलब है जो मृत्यु दर है महिलाओं में, इसके संबंध में उन्होंने ये कहा कि जो देखिए इसका सीधा संबंध हमारे जो है हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन, यानी कि हेल्थ केयर का मतलब है कि स्वास्थ्य, और दूसरा जो है वो है पोषण। तो ये दोनों जो है, तो आप सबको मालूम है कि भारत की जो जनसंख्या है वो 70% जो है वो गांव में रहती है, और ये भी हम सबको मालूम है कि जो कुपोषण या अंडर नरिशमेंट की जो समस्या है
यह शहरों की अपेक्षा गाँव में ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जो हेल्थ सर्विसेज है, इसकी भी स्थिति जो है वो हमारे ग्रामीण इलाकों में बहुत ही औसतन है। कहने का मतलब है कि यह कि जो हमारी जो जनसंख्या है वो 70% तो गाँव में रहती है, मगर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका केवल 30% जो है, 25 से 30% केवल गाँव में उपलब्ध है। यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब स्वास्थ्य संबंधी अधोसंरचना, जैसे हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, मेडिसिन है, ईसीजी, एक्सरे, सोनोग्राफी, जो भी है, जो रिलेटेड है स्वास्थ्य संबंधी, ये जो सुविधाएं हैं ये केवल 25% है, जहाँ पर 70% लोग रहते हैं। और जो अर्बन सेंटर है, जहाँ पर जो जनसंख्या है वो केवल 30% रहती है, 30% जो जनसंख्या रहती है कुल जनसंख्या का, वहाँ पर 70 से 75% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्वास्थ्य अधोसंरचना उपलब्ध है। यह एक विषमता है। तो जो महिलाओं की जो मृत्यु दर है अपेक्षाकृत अर्बन की, ये ज़्यादा है, क्योंकि कुपोषण और अंडर नरिशमेंट की समस्या इन क्षेत्रों में है। दूसरा जो अमृत सेन ने बताया वो है नेटालिटी इनइक्वालिटी। पहला तो उन्होंने बताया मोर्टालिटी यानी मृत्यु दर, दूसरा जो है नेटालिटी इनइक्वालिटी। नेटालिटी इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जन्म दर में भेदभाव, जो असमानता है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि जो विकासशील विकसित देश है, यहाँ पर जो लड़कियों की अपेक्षा जो है वो जो लड़कों की प्राथमिकता ज़्यादा होती है। यानी जो बॉयज़ होते हैं वो स्टेटस सिंबल होते हैं कि भाई जो है लड़का पैदा हुआ, और इस तरह से हमारी जो भारतीय जो सामाजिक जो संरचना है, यह पितृसत्तात्मक संरचना है, और खासकर जो पुरुषों को जो ये प्रधानता जाती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रथाएं ऐसे थी जिसके कारण भी जो है दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, बाल विवाह, विधवा आदि तरह की जो सामाजिक कुरीतियाँ थी। तो ये सारी चीज़ें जो है जिसके कारण जो है जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है, भारत में कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी जो उत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर लैंगिक अनुपात बहुत ही विषम है। कहने का मतलब है कि जो एवरेज जो वो था 2001 में जो सेंसस जनगणना हुई, उसमें तो 1000 के पीछे जो है 927, यानी 1000 यदि पुरुष है 927 महिलाएं जो है यह थी, जो कि 2000 की जनगणना में कम हो गई। आश्चर्य है, 914 यानी 1000 पे 914। जो कुछ शिक्षित जो साक्षर राज्य है वहाँ, जैसे केरल जैसी जगह पे, जहाँ पर जो लिंग अनुपात है वो काफ़ी अच्छा है। जो उत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर जन्म दर, मैंने आपको ये बताया कि जो भ्रूण हत्याएं होती हैं, जो खास करके जो लड़कियों की जो होती है, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। सबसे जो हाई जो रेट है फोर्टिसाइड का, ये जो है भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो है पंजाब है, हरियाणा है, और दूसरे जो राज्य हैं, यहाँ पर सुधार आया है, मगर फिर भी आज भी स्थिति जो है कमाबेश वही है। तो पहला तो हो गया मोर्टालिटी रेट, दूसरा हो गया नेटालिटी जो इनइक्वालिटी, और तीसरा जो अमृत सेन ने जो असमानता जो बताई है वो है बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, यानी प्राथमिक सुविधाएं पर भेद जो असमानता है। प्राथमिक सुविधाओं में हम सबसे पहले जो है, जैसे मैंने बताया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो उसका दर जो है वो बहुत ही महिलाओं में
कम है। जो अर्बन सेंटर है वहाँ तो औसतन जो है उसमें काफ़ी सुधार आया है, मगर जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर भी जो साक्षरता दर है वो आज भी बहुत ही निम्न है। आपको बताऊं कि जो जनगणना 2011 में जो लिटरेसी रेट जो है फीमेल में 65.46%, 65.46% था, वहीं पुरुषों में 82.14% रहा है। यानी यदि हम रूरल की तरफ देखें तो यह जो है ये और भी कम पाया जाएगा। तो जो प्राथमिक जो फैसिलिटी इनइक्वालिटी है पुरुषों की तुलना में, यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम है। जो अगला जो है चौथा जो इनइक्वालिटी जो अमृता सेन ने बताया वो है स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी। स्पेशल जो है वो अपॉर्चुनिटी की भी विशेष जो अवसर जो है इसमें भी असमानता जो है वो पाई जाती है। ये खास करके जब हम विशेष कहें, स्पेशल कहें, तो इसमें आता है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, और वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है, व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है, इस क्षेत्र में भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जो अवसर है यह बहुत ही कम प्राप्त है। अर्बन सेंटर्स में तो कुछ फिर भी जो औसतन कुछ स्थिति जो है वो ठीक है, मगर जो रूरल एरिया है वहाँ तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगला जो इनइक्वालिटी उन्होंने बताया वो है प्रोफेशनल इनइक्वालिटी। प्रोफेशनल इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि जैसे एक तो पहला कि वो है एम्प्लॉयमेंट, और के साथ साथ जो है जो जॉब में जो प्रमोशंस हैं, है ना, यह पुरुष की तुलना में यह महिलाओं को कम अवसर प्राप्त होता है। मैं आपको बताऊं कि जैसे हम तो कहते हैं कि जैसे विकासशील देश है, भारत में ये स्थिति है, मगर यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक जो मैनेजमेंट में ये एक कंसेप्ट है वो है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग का मतलब होता है कि ग्लास सीलिंग का मतलब होता है कि एक सीलिंग है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो कैरियर है, हायरार्की में जो कैरियर है, जो हायर हायरार्की में, जैसे मैनेजरियल लेवल में और उसके ऊपर में, इसमें जो महिलाएं हैं उनको वो अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ तो हम भारत के विशेष संदर्भ में कह रहे हैं, मगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी मेल की तुलना में फीमेल को जो हायर पोजीशन जो है उसमें भी जाने के जो अवसर है वो उन्हें कम प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब अगला जो हमारा जो इनइक्वालिटी अमृत सेन ने बताया है वो है ऑनरशिप इनइक्वालिटी। ऑनरशिप का मतलब होता है कि स्वामित्व। स्वामित्व में आप सभी को आप मालूम ही है कि जो ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान समाज जो हमारा भारत का रहा है, यहाँ पर जो सिस्टम है वो पेट्रियार्टिकल है। पेट्रियार्टिकल का मतलब है पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक मतलब है कि पिता की सत्ता, पुरुष की सत्ता, और जो संपत्ति है उस संपत्ति का हस्तांतरण भी वो पुरुष से पुरुष, यानी पिता से पुत्र को जो है वो प्राप्त होता है, लड़कियों को नहीं होता है। जबकि इसके संबंध में सक्सेशन एक्ट्स बने हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। मगर क्या है कि देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, वैधानिक या कानूनी रूप से भी यदि कोई जो कोई कानून बनता है किसी क्षेत्र के लिए, किसी अधिकार के लिए, किसी राइट्स के लिए, मगर जब तक हम उसे सामाजिक स्वीकृति प्रदान ना करें, सोसाइटल एक्सेप्टेंस, तब तक हम उस विधान का कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो इंडियन मैरिज एक्ट है, भारतीय विवाह अधिनियम 1955 में बना था। 1955 में इस कानून में महिलाओं को यदि कोई शोषण
परिवार का यदि जैसे पुरुष जो उसका पति है यदि शोषण करता है या भेदभाव करता है या दूसरे तरीके से प्रताड़ना करता है तो उसे तलाक लेने का कानूनन अधिकार था। मगर आप सभी को मालूम है कि उस समय जो रेट ऑफ डिवोर्स है, तलाक दर, वो बहुत ही कम थे। ये तो 20वीं सदी के जो अंतिम दशकों में जो पश्चिमी देशों, जैसे मैंने पहले वाला यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप के जो संस्कृति को यानी पर संस्कृति ग्रहण हमने किया, उनके मूल्य हमारे समाज में प्रवेश किए। दो खास करके जो दो मूल्य हैं, एक तो पहला इक्वालिटी का, समानता का, और दूसरा फ्रीडम, स्वतंत्रता का। ये दो मूल्य आने के बाद जो है कि जो परिवर्तन जो हमारे समाज में है, जिसके कारण जो है जो खास करके जो अर्बन सेंटर्स हैं या सेमी अर्बन सेंटर्स में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है, ये इसमें उनकी जो भागीदारी है उसमें वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब है कि हमारा सक्सेशन एक्ट बनने के बाद भी आज भी जो है जो संपत्ति का जो ऑनरशिप जो इनइक्वालिटी है वो आज भी भारत देश में पाया जाता है। संपत्ति का हस्तांतरण आज भी जो है पिता से पुत्र को ही होता है। यह हमारी जो है जो भारतीय जो पुरुष प्रधान जो संस्कृति है, इसमें ना केवल सत्ता बल्कि पैट्रिलिनियन यानी वंश भी जो होता है वो भी पिता का ही जो है वो नाम से जो है वो वंश चलता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, इसमें इस तरह से जो हमारी जो संस्कृति जो है वो बनी हुई थी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जो अवसर है वो बहुत ही कम प्राप्त हुए। जो अगला जो प्रकार उन्होंने जो इनइक्वालिटी का बताया वो है हाउस होल्ड इनइक्वालिटी। हाउस होल्ड इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि श्रम विभाजन में जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें पुरुषों को जो है वो बाहर के रोजगार और बाकी काम जो है, और स्त्रियों के लिए दो काम जो है, एक तो पहला चाइल्ड केयर यानी बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को जनना, बच्चों की देखभाल करना। इसके अलावा हाउस होल्ड और डोमेस्टिक जो वर्क है, जो घरेलू कार्य है, ये भी मेरे ख्याल से यदि 100% भी हम पकड़ ले तो इन्हीं महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। बच्चों की देखभाल और जो हमारे जो डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड वर्क है ये इन्हें किया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि ये जो कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, इतने समय किया जा रहा है प्रतिदिन, इसके जो वर्क का जो वो इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं है, क्योंकि इसे हम सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं करते हैं क्योंकि यह अनपेड है। अब हम जो है इसको और एक कुछ डाटा के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक का मतलब है कि क्या स्थिति है, इसके संबंध में जो है सर्वे किया गया था। और यह सर्वे जो है चूँकि ग्लोबल किया गया है तो इसमें 153 जो कंट्रीज है इसको इंक्लूड किया गया था। और जो जेंडर गैप मतलब लैंगिक अंतराल का मतलब होता है कि जेंडर गैप का मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि पुरुष और महिलाओं के बीच का जो अंतराल है कि भाई उनको क्या क्या अवसर प्राप्त होते हैं और महिलाओं को उनसे किस तरह से कम प्राप्त होते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो महिलाओं के प्रति जो कहते हैं इसे हम जेंडर गैप कहेंगे, है ना। तो यानी कहेंगे मतलब कि समाज में जो उनके साथ जो है जो एक्सप्लॉयटेशंस हैं, उनके साथ जो है उनके अपमान, उसके डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, इसके आधार पर जेंडर। इसमें देखिए जो ग्लोबल जो जेंडर गैप इंडेक्स है, इन्होंने जो 4 क्षेत्रों में इसका परीक्षण किया।
प्रमुख समाज के जो 4 क्षेत्र हैं, इसमें इसका परीक्षण किया जेंडर गैप का, कि ये लैंगिक अंतराल कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशंस जो है वो हो रहे हैं, भेदभाव हो रहा है। तो इसके जो 4 क्षेत्र हैं उनमें पहला जो है वो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी देश के जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें उसकी सहभागिता और अवसर, यह महिलाओं को जो है कितने प्राप्त होते थे। इस जो इन्होंने रैंक बनाया है 153 देश के में जो रैंक है, उसमें भारत का जो रैंक है वो 144 है, 153 में 144। तो ये बड़ी जो है दयनीय स्थिति है। दूसरी जो क्षेत्र उन्होंने बताया वो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यानी शैक्षिक जो अवसर है। इसमें जो गैप बताया इन्होंने, उसके हिसाब से रैंक बताया वो 153 में 112वां रैंक जो है भारत का है। इसका मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में जहां हमारे जो आर्थिक क्षेत्र में इनकी सहभागिता बहुत ही कम है, यह दर्शाता है। और दूसरा, शैक्षिक अवसर जो है यह भी बहुत कम प्राप्त होते हैं, प्राथमिक शिक्षा में भी और उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा में भी इनके अवसर पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। तीसरा उन्होंने बताया हेल्थ एंड सर्वाइवल अपॉर्चुनिटी, यानी इसका मतलब स्वास्थ्य एवं उत्तरजीवी अवसर, जीविता अवसर। कहने का मतलब है कि जो स्वास्थ्य है इसमें तो स्थिति और बुरी है। वो 153 में 150वां, नहीं 150 रैंक है भारत का। कहने का मतलब है कि एक मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो जनसंख्या है ज़्यादातर रूरल, यदि हम ट्राइबल को भी इंक्लूड करें तो इनकी जनसंख्या जो है 70% जो है, और उससे कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ रहती है। और जो शहरी जो क्षेत्र हैं उसमें तो बहुत करीब 30% के टोटल पॉपुलेशन की जो है वो रहती है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी जो है उनको कम प्राप्त है। तो इसमें 150वां रैंक भारत है, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बनाया गया था उनके सर्वे में। चौथा जो है वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन, यानी राजनीतिक जो संस्थाएं हैं हमारी, जो उसमें उनकी सहभागिता और उन्नयन, ये जो है स्थिति जो है वो रैंक में काफ़ी अच्छी है, जो 18वां रैंक है 153 देशों में। तो ये रैंक 18वां रैंक इसलिए यह दर्शित कर रहा है क्योंकि ये पंचायत जो सिस्टम है हमारे, जो है पंचायती व्यवस्था जो है, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। तो आरक्षण करने के कारण जो है वो स्थिति जो है हमारी जो रैंक में काफ़ी सुधार आया है। मगर पंचायत राज व्यवस्था में तो है ठीक है, मगर इसके जो मंत्रिमंडल है, खास करके जो असेंबली है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर जो उनका प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है। यानी जो ये हुआ था उसमें 26% है, जो ईयर वाइज जो है वो चेंज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। नियर अबाउट 26% जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो जो उच्च राजनीतिक जो है, जैसे मंत्रिमंडल है और इस सारी जगह पे जो स्टेट लिस्ट, यहाँ पर उनकी जो है स्थिति जो है कम है। मगर पंचायती राज व्यवस्था में जैसे हमने महिलाओं के लिए आरक्षण किया हुआ है लगभग 50%, तो वहाँ पर जो है स्थिति अच्छी है। तो इसलिए 18 रैंक जो है इसमें यह बताया गया। जो सेक्स रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो ग्लोबली जो है, जो इन्होंने जेंडर गैप उन्होंने बताया, जो भारत का जो स्थिति बताया है सेक्स रेशियो के हिसाब से, तो उन्होंने बताया है 153 में भारत का स्थान 112वां है, 112 जो रैंक है। तो ये जो डाटा जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से हमें मिला है, इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जो महिलाओं के साथ जो है सामाजिक व्यवस्था में कितना भेदभाव किया जा रहा है। स्थिति में जो है 21वीं सदी में सुधार तो आ रहा है, मगर वो तेज़ी जो है नहीं आ रही है। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, जीवन स्तर हो, इसमें कमी आ रहा है। अब हम आते हैं जहाँ तक हमने मानवीय विकास के संबंध में जो अमर्त्य सेन के 7 जो
जो उन्होंने प्रकार, जो इनइक्वालिटी के, असमानता के प्रकार बताए हैं, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम जो है आर्थिक जो विकास है, आइए हम उसमें भी देख लेते हैं कि असमानता का दर कैसा है। तो इसमें मैंने जो है जेंडर पे गैप, मैंने जो लैंगिक जो पे भुगतान अंतराल कि पुरुषों की तुलना में जो है महिलाओं को जो भुगतान किया जाता है, इसमें विषमताएं कैसी कैसी है। तो ये जेंडर पे गैप एक्चुअल में 2013 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन्होंने सर्वे किया था, और उन्होंने जो कुछ थोड़ा बहुत जो कंक्लूजन्स जो हैं उसको मैं प्रस्तुत करूँगा, जिससे ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि आर्थिक विकास में महिलाओं की कैसी भागीदारी है। तो कुछ डाटा जो है जो मुख्य रूप से है, ये मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। देखिए, जो भारत के जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इसमें जो महिलाओं पुरुषों की तुलना में जो सेम पोजीशन है, यानी एक ही पोजीशन में काम करने वाले जो पुरुष और महिला है, उसमें जो भुगतान दर है, भुगतान का दर है, वो पुरुषों की तुलना में 1/3 का मतलब 1/3 सेम पोजीशन जो है, एक ही पोजीशन के, एक ही पद पे जो काम करने वाले पुरुष हैं, उनकी तुलना में महिलाओं को 1/4 ही भुगतान किया जा रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जेंडर गैप है, जो रिपोर्ट ने कहा है, वो जेंडर पे गैप जो है वो कितना है, उन्होंने प्रतिशत बताया, वो 100 में 24.81, ये अनुमानित उन्होंने ये बताया 24.81। वैसे ही जो महिलाओं का जो पोजीशन है, जो स्थिति है आर्थिक वृद्धि में, जो प्रोग्रेस है, जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में जो आर्थिक वृद्धि है, उसमें उसका रैंक जो है, यदि हम एक माने तो उसमें 0.3 है, यानी बहुत ही कम जो है जो उनकी पोजीशन है। वैसे ही आप लोग को ये बताऊं कि जो इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेशन है, जो अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी है महिलाओं की, ये इसमें जो भारत का रैंक जो है वो आखिरी 10 देशों में आता है। तो आप सोचिए कि जो 130 करोड़ हमारी जनसंख्या है, यहाँ में जो है 48% महिलाओं की जनसंख्या है, इनकी स्थिति आर्थिक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें कैसी है। यह तो बड़ा सुनने में आदर्श लगता है कि सेम वर्क सेम पे, यानी एक ही कार्य कर रहे हैं तो बिना लैंगिक असम भेदभाव के उसे, कि एक कार्य कर रहा है तो उसे दूसरे जेंडर को भी सेम पे किया जाता है। मगर यह जो 2016 की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि किसी भी देश में, यानी विश्व के किसी भी देश में 2016 तक जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं को समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, यानी औसतन जो है यह नहीं दिया जा रहा है। और भारत में तो स्थिति यह है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ तो करीबन जो हमारी जो महिलाओं की जो श्रम शक्ति से 78%, 78% जो है वो जो वुमेन पॉपुलेशन है रूरल की, वो एग्रीकल्चर पे एंगेज है, और उनके जो वेतन है वो बहुत ही लो है। जो कृषि मजदूर है, जो कृषि कर, जो स्वयं की भूमि कर, उनको तो अनपेड ही है, और जो कृषि मजदूर है उनको भी जो मजदूरी दी जा रही है वो भी बहुत ही औसतन कम है। और जो महिलाएं काम कर भी रही है, जो इसमें जो रिपोर्ट में बताया 94% जो है जो महिलाएं हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड, यानी गैर संगठित क्षेत्रों में ही काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो महिलाओं की स्थिति है अर्थव्यवस्था में, हमारे आर्थिक क्षेत्र में, यहाँ भी उनके साथ जो है इनइक्वालिटी का जो है असमानता का वो किया जा रहा है।
इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो वो कहें जो पॉइंट पाएंगे वो है कि भी जेंडर इनइक्वालिटी भारत में जो लैंगिक असमानता है उसके कारण क्या है। तो इसमें पहला कारण तो आप सभी को मालूम है कि भारत जो है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है। देखिए जो हमारे हम तो जो जो संस्कृत जो ग्रंथ है इसमें हमारे उस समय की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में हमें बहुत सारे जो है प्रमाण मिलते हैं। तो वैदिक कालों में तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, जो संस्थाओं में उनको बराबरी का समान अधिकार दिया जाता था और यह भी कहा गया है कि उसमें कि बिना पत्नी के जो है कोई भी यज्ञ जो है संपन्न नहीं किया जा सकता है। तो ग्रंथों में जो मगर बाद में मनुकाल से लेकर जो है जो बाद के काल है उनमें एवं इस्लामिक रिजिम तक भी जो है जो महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय और दयनीय होती चली गई। ब्रिटिश जो औपनिवेशिक जो काल था इसमें स्थिति में कुछ सुधार आया। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में महिलाओं की शिक्षा में भी ध्यान दिया गया और कुछ जो सामाजिक कुरीतियाँ उनके विरुद्ध जो है कानून जो बनाए गए और उन पश्चिमी मूल्यों के कारण कुछ महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। मगर फिर भी स्थिति जो है वो आज भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण में हम सबसे पहले तो ये लेते हैं कि हमारी जो पैट्रियार्टिकल जो सिस्टम है, जो हमारी जो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था रही है जिसमें पुरुषों को ही जो है प्रधान माना जाता है और लड़कियों के लिए जो है वो ये कहा गया है कि लड़कियां जो है वो पिता के संरक्षण में रहें और फिर पति के संरक्षण में रहे और विधवा होने की स्थिति में बेटे के संरक्षण में रहे। तो ये व्यवस्था उन्होंने तैयार की गई और उस वैसे ही जो है परंपरा के द्वारा वो चली आ रही है। कुछ सुधार जो है वो 20वीं सदी के अंतिम दशकों में जो है वो स्वतंत्रता और समानता के जो मूल्य हमारे समाज में है तो उससे सुधार तो हो रहा है और सारे अवसर जो है हमें प्राप्त हो रहे हैं, मगर फिर भी जो है औसतन जो है स्थिति। दूसरा जो कारण है वो है कि जो संपत्ति का जो हस्तांतरण है वो पुरुष से जो है वो पुरुष को कहने का मतलब पिता से पुत्र को होता है। तो जो अधिकार है जो आर्थिक जो वो है वो बेटे को ही जो होता है उसे ही प्राप्त होता है। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण यह है कि जो हमारी जो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं इसमें इनकी सहभागिता जो है उच्च जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे मैंने पहले कहा मंत्रिमंडल और राज्य विधानसभा और दूसरे, इसमें जो है अपेक्षाकृत कम है। तीसरा जो है उन्होंने कहा है कि जो श्रम शक्ति है और श्रम सहभागिता है, ये पहले ही मैंने जो है वो कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे उनका रैंक और कैसे क्या उनकी स्थिति है, तो ये भी काफ़ी कम है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि जो हमारा जो है लेबर जो फोर्स है और वर्क पार्टिसिपेशन है इसमें इनकी सहभागिता इनकी जो है वो कम है। जो अगला जो है वो है शैक्षणिक जो अपॉर्चुनिटी है, ये भी हमारे भारत में जो कम है, खास करके रूरल एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में तो काफ़ी कम है शहरों की तुलना में। ये कहा गया है 2017-18 में जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था ऑफिशियली, इसमें जो रेट ऑफ वुमेन वर्क एंड जो वर्क पार्टिसिपेशन है ये काफ़ी निम्न है। जो छठवां जो है वो है एम्प्लॉयमेंट अंडर रिपोर्टिंग। एम्प्लॉयमेंट अंडर रिपोर्टिंग में डोमेस्टिक एंड चाइल्ड केयर में मुख्य रूप से जो है जो औरतों का जो है अधिकतर समय जो है वो निकल जाता है और ये अनपेड होता है और अनपेड वर्किंग इन डोमेस्टिक एंड चाइल्ड केयर इन फैमिली एंड एग्रीकल्चर भी है। एग्रीकल्चर में जैसे मैंने बताया कि जो स्वयं की कृषि में काम कर रहे हैं तो वो भी अनपेड होता है और इसे जो है हमारे जो जीडीपी है जो सकल घरेलू उत्पाद में से शामिल नहीं किया जाता है।
तो कहने का मतलब है कि जो महिलाओं की जो स्थिति है, जो इनइक्वालिटी है, वो भारत में जो है वो औसतन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कई क्षेत्रों में जो है। अब इसमें जो है कि जैसे मैंने पहले बताया कि 20वीं सदी के अंतिम दशकों में और 21वीं सदी में काफ़ी सुधार तो हो रहा है इक्वालिटी और फ्रीडम के कारण। कुछ कानून भी उनके लिए अच्छे बने हैं, अवेयरनेस भी जो है बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो रोल है जो इनके सुधार में करने के लिए, तो सबसे पहला तो ऐसा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, खासकर गवर्नमेंट का, शासन का, इसमें जो है इनकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आपको सबको मालूम है कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो निर्देशक सिद्धांत है, इसमें जो है महिलाओं को इक्वालिटी का जो है वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसके विभिन्न जो धाराएं हैं, जो आर्टिकल है इसमें, जैसे कि आर्टिकल 14 में जो है वो इंडियन वुमेन इक्वालिटी, 15(1) में कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उनको किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, इससे संबंधित अधिकार प्राप्त है। 16 में जो है वो जो इक्वालिटी का जो है, समानता का जो है वो अवसर उन्हें उसको वैधानिक रूप से दिया गया है। जो 39D है और 42 जो आर्टिकल है, इसमें जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी अधिकार उन्हें प्राप्त किया गया है। मैंने जैसे इसके अलावा जो है हमारे जो भारत देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं संचालित, इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1975 से 78 के बीच में जो शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना, तो इन योजनाओं से जो है महिलाओं की जो एम्पावरमेंट के लिए, उनके सामाजिक और आर्थिक अवसर के लिए बहुत सारी नीतियां जो है तैयार की जाने लगी हर एक पंचवर्षीय योजना में उनके जो है क्षेत्र में। क्योंकि जो मैंने पहले कहा कि जो अर्बन है, जो रूरल है, जो ट्राइबल वुमेन है, इनकी जो आवश्यकताएं हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, ये भिन्न भिन्न है। तो विकास का मतलब ये, जैसे हमने पहले कहा है कि इट इज़ डिज़ाइन का मतलब है कि हम उसे योजनाबद्ध तरीके से उनके वेलबीइंग के लिए, उनके जो प्रोग्रेस के लिए जो है वो काम किया जाता है। इसके देखिए, ये तो हम ये कहें कि रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो मगर सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है, बल्कि हमारा जो समाज है, समाज के दूसरे सेगमेंट्स हैं और उनका भी प्रयास यह होना चाहिए कि चाहे परिवार हो या दूसरे जो सेगमेंट्स हैं, इनका भी यह प्रयास होना चाहिए कि जो महिलाओं को जो है लैंगिक आधार पर जो है भेदभाव ना करे, बल्कि उन्हें भी वो अवसर प्राप्त हो, वो आर्थिक अवसर, उनकी मानवीय क्षमताओं का विकास किया जाए। तो इसमें जो है बहुत कुछ जो है गैर संगठित जो NGOs हैं, नॉन ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा भी प्रयास बहुत सारे क्षेत्रों में किए जा रहे हैं, इनके उन्नयन के लिए किया जा रहा है। एक तो अभी जो फिलहाल 2017-18 में जो है जो सर्वे किया गया, तो उसमें एक यह है कि अर्बन सेंटर्स में करीबन जो देखिए दो तरीके की चीज़ होती है हमारी अर्थव्यवस्था में। एक तो होता है प्रोडक्शन, उत्पादन, और दूसरा होता है सर्विसेज, है ना, कि सेवा जो होती है। उत्पादन का मतलब डायरेक्ट जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, सेवा का मतलब है कि जैसे बैंकिंग सिस्टम है, पोस्टल है, या इंश्योरेंस है, या क्या बोलते हैं, जो दूसरे जो सर्विस जो सेक्टर्स हैं, इसमें इनकी सहभागिता वुमेन्स की काफ़ी बड़ी है, पुरुषों के समान भी, और वेतन भी जो है, पे भी जो है, वहाँ गैप कम हो रहा है। अभी कम से कम फीमेल का जो वर्कफोर्स है, ये करीबन जो अभी जो रिसेंट 30% अर्बन सेंटर्स में जो है वो 30% जो है उनका जो श्रम शक्ति है वो सॉफ्टवेयर जो उद्योग है, इसमें उनकी सहभागिता रही है।
वैसे ही जो जो 1991 में जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी, उसके अंदर 94% जो है वो वुमेन जो है वो जो डेयरी प्रोडक्शंस में जो है इन्वॉल्व है। 51% जो है फॉरेस्ट बेस्ड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस में जो है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो है बहुत सारे महिला उद्यमी भी हैं जो अपने उद्योग जो है स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के डाल के जो है वो अर्थव्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं। 21वीं शताब्दी में बहुत चेंज आ रहा है। आप लोगों को बता दूं कि जो मुंबई में श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ सभी ने सुना होगा। 1959 में ये जब शुरुआत की थी तो उस समय सिर्फ 80 रुपये से शुरू किए थे। आज उनका जो टर्नओवर है वो 800 करोड़ से ऊपर का है। इसके अलावा अमूल जो है, जो साउथ गुजरात में जो आनंद जगह पे जो उन्होंने कोऑपरेटिव सिस्टम से जो डेयरी का किया था, वो भी आज जो है बेहतर स्थिति में। तो कहने का मतलब है कि महिलाएं भी जो है जो विकास में जो है वो अब जो है काफ़ी जो है वो सहायता कर रही है। इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये प्राय मेरे ख्याल से सभी राज्यों में जो है, जैसे छत्तीसगढ़ में तो है, ये केरल में का बहुत ही सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी पॉपुलर है और वो विभिन्न क्षेत्रों में वो काम कर रही है। ना केवल जो है वो स्मॉल स्केल जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसको ही नहीं बना रही है, बल्कि सर्विसेज में भी जो है वो जो है जो उनकी सहभागिता रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट एनजीओस की भी भूमिका है। गवर्नमेंट की भूमिका जो लीगल एक्ट्स, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो है, जो डिफरेंट क्राइम के अगेंस्ट महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विरुद्ध बहुत सारे कानून बने हैं। उनके प्रॉपर्टी को लेके उनके राइट्स के ऊपर लेके बहुत सारे कानून बने हैं। उनके जो है एम्पावरमेंट के लिए जो आर्थिक क्षेत्र में कि इक्वल वर्क इक्वल पे, तो वो उस पर भी उन्होंने काफ़ी जो है कानून बनाया हुआ है। इंश्योरेंस एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, मैरिज एक्ट है, तो बहुत सारे हरासमेंट एक्ट है। तो कहने का मतलब ये है उनकी भूमिका भी है, मगर वो विधान और कानून तब तक जो है सफल नहीं हो सकते जबकि जो सामाजिक स्वीकृति उसे ना। थैंक यू।